वैसे पापी लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। आपके पास कितनी बेनामी संपत्ति? एक बहुत बड़ा कलाकार हैं पासवान समाज में, और सुर संग्राम जब हुआ था तो उसको जीते थे, सुर संग्राम 2009 में। और एक गाना अभी बहुत वायरल हुआ, ये प्रयागराज है। प्रयागराज में गाना उनका मेरे पास आए थे, आलोक पासवान, आलोक पासवान जी आए थे। सिकंदरा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। घर के मैटर को कैसे आप खत्म करें? देखिए, घर में कोई मैटर है ही नहीं। नहीं अच्छा, घर का मैटर थाना में चल गया। नहीं नहीं नहीं, इस बात पर मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम घर के गार्जियन हैं, बड़े आदमी हैं, इसलिए हम अपने मुंह से कोई बात ऐसा हम नहीं बोलना चाहते हैं कि जिससे और विवाद बढ़े। असलियत जब जानिएगा तो विवाद बढ़ेगा। बिहार में चुनावी वर्ष है 2025, और बाबा साहब संविधान निर्माता विश्व रत्न अंबेडकर साहब की जयंती पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से धूमधाम से मनाई जा रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा भी बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती के दिन 14 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी। क्या तैयारी है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो भारत का संविधान बनाया गया, वो पूरे देश में आज़ादी के बाद से आज तक लागू है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज के थे, और हम लोग उनको ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने देखा था, और वो ईश्वर के रूप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती पूरा देश मनाता हो, लेकिन कोई दिल से नहीं मनाता है। वोट की राजनीति में लोग करता है, लेकिन हम लोग का अधिकार है। और हम लोग जो आज इस चेयर पर बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यदि नहीं होते, आरक्षण लागू नहीं होता, दलितों को सम्मान नहीं मिलता, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं होते। इसलिए हम लोग अपने देवता स्वरूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, और बड़े ही निष्ठा से, बड़े ही श्रद्धापूर्वक 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन बापू सभागार में पूरे बिहार से हमारा दलित समाज, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाने का ओरिजिनल हक दलित समाज को है। और उस दिन मैं आपको अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप उस दिन देख लेंगे हमारे यहाँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन गिनती के कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग की उपस्थिति होगी। और बापू सभागार में हम उनके नीति के सिद्धांत के बारे में, उन्होंने समाज के लिए क्या दिया, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ों की आवाज़ को उन्होंने कैसे बुलंद किया, ये बात पूरे बापू सभागार में गूंजेगा उस दिन। और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही आत्मा से हम लोग उनकी जयंती को मनाएंगे। बाबा साहब को सब पूछते हैं, जय भीम करते हैं सर, लेकिन उनके विचारों को मानने की बात हो तो उसमें पीछे हो जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तो पहले कोई नहीं पूछते थे। हाँ। पहले कोई नहीं पूछते थे। ये 89 के बाद जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई, और हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का सेंट्रल हॉल में, उसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब वो उस दिन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लोग पूजना शुरू कर दिया वोट की राजनीति के लिए। सभी जात धर्म के लोग पूजा करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ है वोट की राजनीति। लेकिन हम लोग दलित समाज के जो लोग हैं, हम लोग निश्चित रूप से दिल से बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करते हैं। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करता है, राम की पूजा करता है, ईश्वर की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, उसी तरह से दलित समाज का लोग, मैं ही नहीं, पूरा दलित, पूरे देश का दलित समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। अच्छा सर, संविधान बाबा साहब बनाए, क्या लगता है कि संविधान खतरे में है, जैसा कि विपक्ष का के द्वारा? संविधान खतरे में तो है ही, और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अरमान था, जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो दलितों को अधिकार दिया, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसमें सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो जात कमज़ोर था, और
उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चिन्हित किया और उन्होंने कहा कि जब तक इस जात के लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी तब तक समान कक्ष के लोगों के मुकाबला नहीं होगा। और उसमें आपको याद होगा या उस वक्त आप लोग बच्चे होंगे कि आज से कुछ दिन पहले 50-60 वर्ष पहले जिस संविधान का निर्माण हुआ था उसमें देश में छुआछूत की भावना थी। खुद बाबा साहब अम्बेडकर को भी उसके मुकाबला करना पड़ा छुआछूत से। तो उसमें छुआछूत की भावना थी, दलितों के शरीर में लोग सटता नहीं था, उसके हाथ का पानी नहीं पीता था। तो ये एक सामाजिक कुरीति थी जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के तहत ये सुविधा दे करके आरक्षण की सुविधा दिया। लेकिन जो आरक्षण मिला हम लोग को, वो आरक्षण जितना सही ढंग से कारगर होना चाहिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, उसको पूरा नहीं किया। आप जैसे अब क्लास 1 ऑप्शन की बात तो छोड़ दीजिए, क्लास 2 की बात तो छोड़ दीजिए, क्लास 4 में भी जितना उचित मेरा कोटा है उस कोटा के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती और बैकलॉग को पूरा नहीं करता है। बैकलॉग पड़ा हुआ बोल देता है कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है। वो लिख दिया, फाइल में लिख दिया, चूँकि फाइल में तो वही लोग है, फाइल में लिख दिया कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, उसको 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उसको समान कोटि में ये कर दिया जाता है। तो ये देश के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ। ये हम इसको अपमान मानते हैं कि उनके द्वारा जो आरक्षण की सुविधा दी गई वो उचित लाभ दलितों को नहीं मिला। अब दूसरी बात देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो, जितना भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को ये लोग प्राइवेट कंपनी को दे रहा। तो प्राइवेट कंपनी को जो दिया गया है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। बड़ी बड़ी जो बड़ा जो डिपार्टमेंट है उसमें निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारा ये भी मांग है कि निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, पत्रकारिता का क्षेत्र है ना, आप ही का विभाग है, प्रेस मीडिया है ना जी, तो प्रेस मीडिया में आप देखे होइएगा कि 2% भी दलित समाज के लोग नहीं हैं, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो दलित समाज के लोगों को उतना अप्रोच नहीं है, या उसके बाद उतना पैसा नहीं है कि अप्रोच करके पैसा के बल पर वो उस जॉब में जाए। इसलिए हमारी मांग ये भी है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें भी जो नियुक्ति होती है उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। सर, आप मोदी जी के साथ काम किए मंत्री के रूप में, क्या वहाँ पूरी आज़ादी होती है कि आप दलितों के लिए अच्छे से जो चाहिए, ज़रूरत है, उस अनुसार काम कर सकें? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तौर तरीका होता है एक अलग होता है, और प्रधानमंत्री जी के जो कैबिनेट में है उसमें किसी की हिम्मत नहीं होती है कि प्रधानमंत्री जी के सामने में हम अपनी बात को रख पाएंगे, क्योंकि वो तो अफसरशाही है पूरे देश में। आपको पता है कि देश चला रहा है, अफसर चलाता है देश को, चाहे स्टेट हो या भारत सरकार हो, तो वहाँ से बन के आता है, नीचे से बन के आता है और उसका पालन होता है। यदि ये बात होती तो आरक्षण की सुविधा आप पूरे देश में आप देख लीजिए, भारत सरकार में कितना शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो कमिश्नर है, कितना शेड्यूल कास्ट के लोग है, सेक्रेटरी है, प्रधान सचिव है। उसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि भारत सरकार की नीति और नीयत में क्या अंतर है। बाबा जवाहरलाल जी की भी जयंती आप मना रहे हैं सर कल, और एक चीज़ आप बताएं कि बाबा साहब की जयंती मनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो दलितों का। तो बिहार में कुछ दलित की पार्टियां हैं जो क्लेम करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं दलितों, उनके द्वारा व्यापक स्तर पर अम्बेडकर जयंती मनाई ही नहीं जा रही। हम नाम नहीं लेंगे। नहीं, नाम आप नहीं लीजिए, वैसे पापी लोगों को नाम लेना भी नहीं चाहिए कि जो समाज में पैदा लिया हो और समाज की अवहेलना करता हो, समाज के देवी देवताओं की पूजा नहीं करता हो, वो निश्चित रूप से पापी लोग है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बाबा चौहड़मल जयंती, बाबा चौहड़मल का जो जयंती है इस अप्रैल माह में होता है। उनका जन्म चूँकि अप्रैल में ही हुआ था और चाराडी बगल में मोकामा है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो वीर शिरोमणि कहलाते थे, इतने वीर शिरोमणि कहलाते थे। और पूरे समाज में, दलितों में देखिए 4-5 अपने देश, खास के बिहार में जो हुए, जैसे बाबा चौहड़मल हुए, जैसे और बहुत से लोग हुए, राजा सलेश हुए,
और जो अभी वर्तमान में कई काफ़ी संख्या में लोग आए। सिर्फ पासवान के दलितों में संत रविदास हुए, और वही मना करता है, संत रविदास हुए और काफ़ी संख्या में लोग हुए। तो अपने अपने समाज के लोग, अब उस जात समाज के जो लोग हैं अपने देवताओं की पूजा करते हैं, और हम लोग बहुत ईमानदारी से निष्ठा से पूजा करते हैं। और बाबा चौहरमल की जयंती प्रत्येक साल मनाया जाता है, और यही अप्रैल माह है, पूरे अप्रैल माह में उनकी जयंती मनाई जाती है। मैं पहले भी गया था वहाँ मुजफ्फरपुर, कल भी हमारा प्रोग्राम है मुजफ्फरपुर में, और फिर 22 तारीख को भी मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। 22 तारीख को गरौल में, फिर वहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम है। हम लोग प्रत्येक साल बाबा चौहरमल की जयंती बड़ी निष्ठापूर्वक मनाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल पूछते हैं। अब जब बातचीत हो ही रहे, इतर सवाल है, आपके पास कितनी बेनामी संपत्ति? ये तो जांच का विषय है, सरकार जांच करा ले। देखिए, बीइंग ए शेड्यूल कास्ट, और मैं जब अब हमारी बात बोले आप, तो मैं, हमारे पिताजी किसान थे, और मैं पहली बार 77 में विधायक बना। मैं 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य बना, 8वीं बार मैं विधान परिषद का सदस्य बना, 4 बार बिहार सरकार में मैं मंत्री रहा, 9वीं बार मैं लोकसभा का सदस्य बना, और माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ बना। हमारी धर्मपत्नी जी मिडिल स्कूल के हेड मिस्ट्रेस थी, वो सेवानिवृत्त हैं। 12 वर्ष पहले वो सेवानिवृत्ति उनकी हुई। और जो प्रश्न आप जहाँ से पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने भी कहा है कि उनकी पत्नी सेवा में थी और ड्यूटी नहीं करती थी, तो उसमें उसका जन्म भी नहीं था, ये भी आप जान लीजिए। राजनीति में जन्म उसका नहीं था, राजनीति में जन्म हुआ उसका 2014 में, और हमारी पत्नी सेवानिवृत्त हुई 2012 में। और हमारे पास बेनामी संपत्ति तो है नहीं, जितना हम बिहार सरकार में इनकम टैक्स में जितना हम पे प्रत्येक साल हम देते हैं, उतना संपत्ति तो मेरे पास तो बहुत कम है। हमको अभी पेंशन जितना मिलता है, वो किसी सिटिंग विधायक को उतना वेतन नहीं मिलता है, अब जान लीजिए। मैडम का आपका मिला के? नहीं, मैडम को छोड़ के भाई, अभी हमको लगभग 1,92,000 रुपया पेंशन मिलता है, और मैडम को 60,000 रुपया मिलता है। फिर हमारे पास पैतृक संपत्ति है, 17 बीघा जमीन है, होटल है। हाँ, होटल भी है, हमारे पास पैतृक संपत्ति है, और हम इनकम टैक्स पे ही हैं। हमारे पास जो भी संपत्ति है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, हमारे पास जो भी संपत्ति है बेनामी संपत्ति नहीं है। एक एक संपत्ति का ब्यौरा, जब भी हम चुनाव लड़ते हैं, और यह भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक एक संपत्ति का ब्यौरा भारत सरकार के पास में है, बिहार गवर्नमेंट के पास। उस दिन 14 अप्रैल को यशराज रहेंगे आपके सुपुत्र? हाँ, रहेंगे, सब लोग रहेंगे। यशराज पासवान जी रहेंगे, प्रिंसराज पासवान जी भी रहेंगे, कृष्णराज पासवान जी भी रहेंगे, और पार्टी के तमाम हमारे जितने बिहार के जो पदाधिकारी हैं वो तो रहेंगे ही। पूरे देश से, एक बात जान लीजिए, हमारे पार्टी का संगठन पूरे देश में है। हमारी पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है। दलित भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। उसका एक कारण है कि 1983 में स्वर्गीय पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया था, और दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, और उसका जो संविधान है उसमें यह है कि दलितों पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, लूट हो, घसीट हो, अत्याचार हो, व्यभिचार हो, बलात्कार हो, या दलितों पर कहीं छुआछूत की भावना हो, तो वहाँ हमारा दलित का जो सेना है वो रोड से, सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक हम लोग लड़ाई लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। और पासवान जी अपने जीते ज़िंदगी में जाते जाते उन्होंने दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझको ही मनोनीत करके वो गए, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित सेना का हूँ। और इस बहाने आप देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया से अधिक हमारा संगठन साउथ इंडिया में है दलित सेना का। और 14 अप्रैल को आप देखिएगा कम से कम 10 से 12 स्टेट के लोग हमारे आएंगे, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, और मेन पार्टी का तो कम से कम 15-16 लोग प्रदेश अध्यक्ष आएंगे मेन पार्टी को। पूरी कमेटी हमारी रहेगी अब 14 अप्रैल को। और अब मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप 14 अप्रैल के आइए, आप निश्चित रूप से आइए, और उस जो कार्यक्रम होगा, जो हम घोषणा करेंगे, वो निश्चित रूप से आप सुनेंगे। अच्छा, घोषणा की बात बोले थे, इसमें क्या इस बात की घोषणा होगी कि आप किस अलायंस में जा रहे हैं?
लालू जी के साथ या नीतीश जी के नहीं नहीं, अभी हम घोषणा वैसे नहीं करेंगे। हम अपने पार्टी के नीति और सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। फिर जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक होगी, कार्य समिति की बैठक होगी, उस बैठक में हम तय करेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ मुझको सम्मान मिलेगा। माने सबसे बड़ी राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ है सम्मान मिलना। तो हमको जिस गठबंधन के साथ है, एनडीए गठबंधन ने मुझको सम्मान नहीं दिया। तो ये सब लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन के ने हमारे साथ में अन्याय किया, न्याय नहीं किया। तो अब तो दूसरा गठबंधन जो है, तो वो हम उस परिस्थिति पर विचार करेंगे, हमारी पार्टी विचार करेगी कि हम किस गठबंधन में जाना है। अब कहाँ, तो उधर तो न्याय नहीं मिला एनडीए में। मतलब पार्टी का जो फैसला होगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि फिर आप एनडीए की तरफ चल जाएं? नहीं 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 नहीं, तो फिर बचा है महागठबंधन। आपको कह रहे कि हम अकेले। अब बात आती है सर, हम देखिए अकेले- सीट को नहीं, लेकर। देखिए हम अकेले तो कुछ है नहीं। ठीक है, पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन पार्टी में प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र बहुमत का राज माना जाता है। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुमत जिसके पक्ष में वो डिसीजन होता है। उस जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तो जो डिसीजन होगा हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। और इसके बाद देख लीजिए कि हम 3 महीना से पूरे बिहार में चलो गांव की ओर का नारा लगा। हमारी पार्टी का अक्टूबर में यहीं हमने कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये लगा था नारा कि पूरी गांव की ओर चलो, और हम लोग गांव की ओर निकल गए। और अभी तक है, परसों हम गए थे जमुई में, सिकंदरा जो रिजर्व सीट है वहाँ, और 23वां जिला मेरा था। बिहार में 38 जिला है, तो अभी 15 जिला मेरा बाकी है। और चुनाव आपको अक्टूबर नवंबर में होगा। अभी हमारे पास में 5 महीना 6 महीना समय है। जो रेस्ट मेरा जिला बचा हुआ 15 जिला, हम उस जिला में जाएंगे। और हम चिन्हित कर रहे हैं, हमारा एक एजेंसी है, अपना पार्टी की एजेंसी है, जो चिन्हित कर रहा है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां हमारे पास में सुयोग्य उम्मीदवार है। उम्मीदवार से एक चीज़ पूछना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा कलाकार हैं पासवान समाज में, और सुर संग्राम जब हुआ था तो उसको जीते थे, सुर संग्राम 2009 में। और एक गाना अभी बहुत वायरल हुआ, ये प्रयागराज है, प्रयागराज में गाना उनका, वो मेरे पास आए थे। आलोक पासवान। आलोक पासवान जी आए थे, बगल में यहाँ लखीसराय के रहने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। आलोक पासवान जी आए थे। मैंने उनसे हमारी मुलाकात हुई आज से लगभग 20-25 दिन पहले। मैंने उनको चादर भी भेंट किया था, सम्मान भी किया था। और इसके पहले जब 2009 में उनको पुरस्कार मिला था, तो उस समय हमारे बड़े भाई साहब भी जीवित थे, और मैं 1 नंबर पार्टी ऑफ कार्यालय में मैं था। तो उसमें भी हमारे पास में आए थे। हाँ, तो संजोग से उसमें हम तीनों भाई मौजूद थे। बोले कि रामविलास जी बुलाए थे, बेटा मेरा खाना खाना है। हाँ, सही बात है, मैंने उनको खाना खिलाया था। पासवान जी भी जीवित थे, मैं भी था, और हमारे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जो सांसद थे, वो तीनों भाई थे। हम तीनों भाई मिल के उनको सम्मान भी किए, और काफ़ी खुशी हुई, गौरव महसूस हुआ कि एक हमारे जात से, एक हमारे समाज से, एक हमारे परिवार से, एक हमारा खून जो है सो इतना बड़ा सम्मान पाया। सिकंदरा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो समय की बात है, जब सिकंदरा सीट मिलेगा हमारे कोटा में आएगा तो फिर विचार किया जाएगा। आलोक जी को देंगे? नहीं, विचार किया जाएगा। अब कब, देखिए राजनीति में कब क्या होता है नहीं होता है किसी ने नहीं देखा है, और भविष्य में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है। पहले हम किस गठबंधन में जाएंगे, कौन सा सीट हमको मिलेगा, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, हम उसमें तय करेंगे। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जो सुटेबल उम्मीदवार होगा, हम निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता देंगे। अलौली तो तय है सर कि आपके खाते में जाना? अभी कोई तय नहीं है। अच्छा, एक चीज़, पूरे आप गार्जियन आप ही हैं पासवान परिवार के, सबसे बड़े आप हैं, तो पूरा बिहार का खास करके पासवान समाज और दलित समाज आपके बयान का इंतज़ार कर रहा है कि घर के मैटर को कैसे आप ख़त्म करें। देखिए, घर में कोई मैटर है ही नहीं। नहीं सर, घर का मैटर थाना में चल गया। नहीं, इस बात पर मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। प्रिंस राज जी को पूरी बात आपसे बता दिए, 1 घंटा आपके साथ इंटरव्यू हुआ है। साधु पासवान जी बता दिए, जो पासवान जी के छोटे दामाद हैं वही बता दिए। और चूँकि हम घर के गार्जियन हैं, बड़े आदमी हैं, इसलिए हम अपने मुंह से कोई बात ऐसा हम नहीं बोलना चाहते हैं कि जिससे और विवाद बढ़े। असलियत जब जानिएगा तो विवाद बढ़ेगा। इसलिए ये प्रिंस राज पासवान और जो साधु पासवान है, ये लोग अपना बोल रहे हैं। चलिए,
तो घर के विवाद में अगर बोलेंगे तो विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि सच्चाई कुछ और है और कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम है पशुपति पारस जी की पार्टी का, आप शामिल हो सकते हैं। बाकी जो बातचीत हुई है पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।